2015 में इस टॉपिक से जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार तीन गुटके यानी कि ब्लॉक ए, बी तथा सी आरेखानुसार एक दूसरे के संपर्क में हैं। इन्हें एक घर्षण रहित पृष्ठ सतह पर रखा गया है। यदि गुटकों के द्रव्यमान 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम हैं और यदि गुटके ए पर 14 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो ए तथा बी के बीच संपर्क बल होगा। ए तथा बी के बीच संपर्क बल बताना है। हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमने डायग्राम बना दिया। यह हमारा पहला ब्लॉक हो गया, यह हमारा दूसरा ब्लॉक हो गया और यह हमारा क्या हो गया, तीसरा ब्लॉक हो गया। ये वाला हमारा है ए, ये वाला है बी, ये वाला है सी। इन तीनों के द्रव्यमान हमको अलग अलग दे दिए हैं। इनका द्रव्यमान दे दिया 4, 2, 1 किलोग्राम। 4 kg, 2 kg और 1 kg। 2 kg है और ये वाला कितना है, 1 किलोग्राम। 3 बल दे दिए। साथ ही क्या कर रहा है, इधर की ओर इस ए गुटके पर एक बल लगाया जा रहा है F, और वो कितना है, 14 न्यूटन का बल लग रहा है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ए तथा बी के बीच संपर्क बल होगा। तो क्या ज्ञात करना है, ए तथा बी के बीच संपर्क बल, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। हम इन तीनों के जब संपर्क बल हमें ज्ञात करना होगा तो पहले प्रत्येक पर अलग अलग लगने वाले बलों की चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए से। तो हमने सबसे पहले ए बना लिया। ये ए जो हमारा है ए ब्लॉक है, और क्योंकि F न्यूटन का बल लग रहा है तो ये तीनों के तीनों जो हमारे ब्लॉक होंगे, क्योंकि तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, जब ये गति करेंगे तो इधर की ओर जो गति करेंगे मान लेते हैं वो ए त्वरण से गति कर रहे हैं, क्योंकि ये बल जो लग रहा है 14 न्यूटन का, ये इनको खिसका रहा है, आगे की ओर गति करवा रहा है। तो ये तीनों के तीनों ए बल से, ए त्वरण से इधर की ओर गति कर रहे हैं। तो यानी कि यह वाला ब्लॉक भी किससे जा रहा है, ए त्वरण से इधर की ओर गति कर रहा है। अब इस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे, तो बलों की चर्चा करते हैं। हमने कहा सबसे पहले तो इस पर जो बल लग रहा था F न्यूटन का बल, वो इस दिशा में लग रहा था, तो हम इधर की ओर बल लगा लेते हैं। ये कितने न्यूटन का बल है, F न्यूटन का, यानी कि 14 न्यूटन का बल लग रहा है इस दिशा में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारा पृष्ठ है ये घर्षण रहित पृष्ठ है। ध्यान रखिएगा ये कैसा पृष्ठ है, घर्षण रहित। इसका अर्थ है यह पृष्ठ जो है इन पर कोई घर्षण बल नहीं लगा रहा है। तो 14 न्यूटन का बल इधर की ओर कार्य कर रहा है, और इस पर जो एक बल लग रहा होगा भार बल, वो नीचे की ओर लग रहा होगा। यदि ए का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तो लगने वाला बल क्या होगा, हम जानते हैं mg, और m का मान यदि 4 किलोग्राम है तो लगने वाला बल क्या होगा, 4g। ये लग रहा है ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, इस पर ऊपर विपरीत दिशा में ऊपर की ओर भी एक प्रतिक्रिया बल लगेगा, और प्रतिक्रिया बल को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, n से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये तीनों बल इस पर कार्य कर रहे हैं। अब साथ में, क्योंकि जब हम A पर 14 न्यूटन का बल इधर की ओर धक्का लगा रहे हैं तो इसके संपर्क पृष्ठ पर A क्या करेगा, B पर बल लगाएगा। तो मान लेते हैं A द्वारा B पर जो इस दिशा में जो बल लग रहा है वह मान लेते हैं प्रतिक्रिया बल, जिसको हम कहते हैं एक क्रिया बल, एक प्रतिक्रिया बल। तो यदि यह इसको R1 बल से इधर की ओर धक्का मारेगा तो B भी A को R1 बल से ही इधर की ओर धक्का मारेंगे। क्रिया प्रतिक्रिया का हम जब नियम जानते हैं, तो इस A पर इस दिशा में जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है, R1 बल लग रहा है। तो देखिए ऊपर नीचे के बल तो इसको कोई प्रभावित करने वाले नहीं है, क्योंकि न तो ये ऊपर गति कर रहा है न ये नीचे गति कर रहा है। इस पर केवल कौन से बल गति कर रहे हैं, एक 14 न्यूटन का बल इधर की ओर और R1 बल इधर की ओर, जिसके परिणाम स्वरूप, इन दोनों बलों के परिणाम स्वरूप यह जो पिंड है ये ए त्वरण से इस दिशा में गति कर रहा है। तो यानी कि पिंड पर इस दिशा में लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो F बराबर ma के होगा। तो उस समीकरण को क्या लिखेंगे, लगने वाला जो बल F होगा वह बराबर किसके होगा, 14 न्यूटन का बल, 14 न्यूटन का बल माइनस ये R1 बल। अब इस बल को हम कैसे लिखेंगे, F बराबर m इंटू ए के बराबर लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 14 माइनस R1। अब A का मान हम ज्ञात करेंगे, लेकिन इस पिंड का द्रव्यमान कितना है, 4, तो लिखेंगे 4A बराबर 14 माइनस R1। ये मान लेते हैं पहली इक्वेशन है। तो मुझे लग रहा है ये आपको आसानी से समझ में आ रही होगी, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। बलों की चर्चा कर रहे हैं इसमें। ठीक इसी प्रकार हम बी पे चर्चा करते हैं। तो अब बना रहे हैं हम बी ब्लॉक। तो हमने ये फिर से बी ब्लॉक बना दिया। बी पर भी ठीक यही बल ऐसे ही कार्य करेंगे। एक बल लगेगा नीचे की ओर, वो बल कौन सा होगा, mg, क्योंकि इसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो लगने वाला बल mg बराबर 2, और किसके बराबर होगा,
जैसे हमारा 4G था वैसे 2G हो जाएगा। ये प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा तो लगने वाला बल क्या होगा, N होगा। अब इस पर जो परिणामी बल लग रहा है ये भी A त्वरण से ही इधर की ओर जा रहा है, आप इस बात को जानते हैं। अब इस पर कौन कौन से और बल कार्य कर रहे हैं, देखिए एक इसके द्वारा R1 बल लग रहा है B पर इस दिशा में, इधर की ओर दिशा में। तो B पर इस दिशा में जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है, R1। ये R1 कौन लगा रहा था, ये A लगा रहा था, इस पर धक्का मार रहा था। A क्यों धक्का मार रहा है, क्योंकि A को स्वतः ही 14 न्यूटन का बल आगे की ओर धकेल रहा है। तो R1 वाला बल इस दिशा में लगेगा। और अब ये देखिए B और C इन दोनों की वॉल भी सेम है, तो B C पर जितना बल मारेगा C भी B पर उतना ही बल विपरीत दिशा में मारेगा। मान लेते हैं B द्वारा इस पर जो बल लगाया गया इस दिशा में वो मान लेते हैं R2 है, तो C भी B पर जो विपरीत दिशा में बल लगाएगा वो क्या लगेगा, R2। इसका अर्थ है B पर एक और बल कार्य कर रहा है जो किसके बराबर होगा, R2 के बराबर होगा। और वो कौन लगा रहा है, वो लगा रहा है C। तो यहां पर हमने फिर से इसके चारों बलों की चर्चा कर ली। अब फिर से आप देखिए पिंड पर इधर की ओर R1 बल लग रहा है, इधर R2 बल लग रहा है। ऊपर नीचे के बल तो कट जाएंगे, संतुलित कर देंगे, क्योंकि पिंड न तो ऊपर गति कर रहा है न ही नीचे गति कर रहा है। तो ऊपर वाले बलों से तो हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमने इसको यहाँ प्रदर्शित किया है कि कौन कौन से और बल लग रहे हैं। पर ये पूरे का पूरा पिंड फिर से A त्वरण से, जैसे ये चल रहा था A त्वरण से, इस दिशा में गति कर रहा है। तो फिर से बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, ये आ जाएगा F बराबर किसके आ जाएगा, इधर लगने वाला बल R1, विपरीत दिशा में लगने वाला बल R2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, F बराबर किसके हो जाएगा, MA के। तो ये आएगा MA बराबर R1 माइनस R2। M इसका द्रव्यमान कितना है, 2 किलोग्राम, तो ये आ जाएगा 2A बराबर R1 माइनस R2। ये मान लेते हैं समीकरण 2। अब फिर हम आगे चलें, तीसरे बल के बारे में चर्चा करें। तीसरा है हमारा C। अब C की चर्चा करें तो ये हमारा क्या हो गया, ब्लॉक C ब्लॉक हो गया। इस पर भी आप जान रहे हैं एक बल तो नीचे की ओर काम करेगा। ये कौन सा बल होगा, mg, क्योंकि इसका द्रव्यमान है 1 kg, तो ये हो जाएगा 1g के बराबर आ जाएगा। एक क्योंकि इस C पर R2 इस दिशा में लग रहा था, तो इस पर एक लगने वाला बल की दिशा क्या है, ये है, ये बल क्या है, R2। और पिंड क्या जा रहा है, A त्वरण से ही इधर गति कर रहा है। ये तीनों पर ये त्वरण है, ये A त्वरण, A त्वरण, A त्वरण, क्योंकि तीनों पिंड एक ही त्वरण से आगे की ओर गति करेंगे, क्योंकि तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों का त्वरण अलग अलग नहीं होगा। तो ये भी A त्वरण से इधर ही गति कर रहा है। अब इस पर एक बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा था जो कि प्रतिक्रिया बल है Na, तो ये N तो mg से संतुलित हो जाएगा। यानी कि लगने वाला बल का मान जो होगा F बराबर mg, पहले लिख लेते हैं, F किसके बराबर होगा, R2 के बराबर होगा। F बराबर किसके आ गया, Ma, ये किसके बराबर होगा, R2 के बराबर। M का मान कितना है, 1A बराबर क्या आ गया, R2। यानी कि ये आ गया A बराबर सीधा आ गया R2। ये हो गया समीकरण 3। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है R1 का मान, क्योंकि A तथा B के बीच में लगने वाला संपर्क बल क्या है, R1। R1 को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों समीकरणों को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 + 2 + 3, तो तीनों को जोड़ दें। सबसे पहले तीनों के बाएं पक्ष, इसका बाएं पक्ष है 4A, इसका 2A और इसका A, तो लिखेंगे 4A + 2A + A बराबर। अब दाएं पक्ष जोड़ते हैं, 14 - R1, यह आ गया 14 - R1, इसका दाएं पक्ष R1 - R2, तो प्लस R1 - R2, और इसका बाएं पक्ष है R2, तो प्लस क्या कर लेंगे, R2। तो देखिए यहाँ R1 माइनस का, ये प्लस का है, कट गया। ये R2 माइनस का है, प्लस का है, ये भी कट गया। तो ये कितना आ गया, 4 और 2 6 और 1 7, तो 7A = किसके आ गया, 14 के बराबर आ गया। तो A बराबर क्या आ गया, 14/7, यानी कि A बराबर कितना आ गया, 2 मीटर/सेकंड², इसके बराबर आ गया। तो त्वरण A का मान ज्ञात कर लिया। हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है R1 का मान, क्योंकि संपर्क बल कौन सा है, R1, इसको ज्ञात करना है। तो पहले समीकरण में मान रख देते हैं। तो पहले समीकरण में 4A बराबर 14 - R1, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, तो क्या है, यह है 4A बराबर 14 - R1, यही समीकरण है। 4A बराबर 14 - R1, वैल्यू रखते हैं A का मान 2, तो ये हो गया 4 × 2 बराबर 14 - R1। R1 इधर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ था 14, 4 दूनी 8, उधर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 14 में से 8 चलेंगे तो क्या आ गया, 6। तो जो प्रतिक्रिया बल होगा वो 6 न्यूटन के बराबर होगा। इसका अर्थ है
ए तथा बी के जो संपर्क पृष्ठ है उसके बीच में लगने वाला जो बल है वो 6 न्यूटन के बराबर होगा। इस हिसाब से हमारा देखा जाए तो जो बी हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, सही है। इस प्रकार से इसे हल करेंगे। 2015 में इस टॉपिक से जो प्रश्न आया है वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार एक गुट के ब्लॉक ए का द्रव्यमान m1 है तथा यह एक क्षैतिज मेज पर रखा है। इस मेज के किनारे पर एक घर्षणहीन घिरनी लगी है जिसके ऊपर से गुजरती हुई हल्की डोरी यानी कि रस्सी का एक सिरा ए से जुड़ा है। डोरी के दूसरे सिरे m2 द्रव्यमान का एक अन्य ब्लॉक बी लटका है। यदि ब्लॉक गुटके तथा मेज के बीच गतिक घर्षण गुणांक म्यू के है तो मेज पर ब्लॉक गुटका ए के फिसलने के समय डोरी में तनाव का मान होगा। तो हमें तनाव ज्ञात करना है मेन। और क्या बोल रहा है ये, इसको समझते हैं। ये कहते हैं इस प्रकार से एक मेज है और मेज पर इस प्रकार से एक घिरनी लगी हुई है, घर्षण रहित घिरनी है। यहां पर हमने एक ब्लॉक रख लिया, मान लेते हैं ये ब्लॉक है ए, और इस ब्लॉक का जो द्रव्यमान दिया है इन्होंने दिया है वो m1 द्रव्यमान का है। इससे एक इस प्रकार से एक रस्सी जुड़ी हुई है और ये रस्सी घूम करके नीचे एक दूसरे पिंड से जुड़ी हुई है और इस पिंड का द्रव्यमान क्या है, m2 है। और ये बी ब्लॉक है और इस बी ब्लॉक के कारण यह भार के कारण ये क्या हो रही है, नीचे की ओर गति कर रहा है, पिंड नीचे की ओर गति कर रहा है। और इसमें ब्लॉक के और ये जो हमारा मेज की जो सतह है इसके बीच का जो गतिक घर्षण गुणांक है वो किसके बराबर है, म्यू के बराबर है। स्थैतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक आप जानते हैं कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो उस समय उस पर धक्का लगाते हैं तो जो उसका घर्षण गुणांक होता है उसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। और स्थैतिक घर्षण गुणांक के अधिकतम मान को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। और यदि कोई पिंड गति अवस्था में है तो पृष्ठ और उस पिंड की सतहों के बीच लगने वाला जो विरोधी बल होता है, जो गति का विरोध करता है, उसे हम गतिक घर्षण कहते हैं। तो गतिक घर्षण गुणांक का मान इन्होंने म्यू के दे दिया है। अब हमें ये कह रहा है कि इन डोरियों पर तनाव आपको टी को कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। तो करते हैं इसको। इसके लिए हम ये देखते हैं कि इस पिंड पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे होंगे, अलग अलग पिंडों की बात करेंगे। तो देखिए इस डोरी पर जो तनाव बल होगा वह क्या होगा, टी बल कार्य करेगा। तो टी बल क्या होगा, इस दिशा में लगेगा। क्योंकि यही डोरी जुड़ करके इससे जुड़ी हुई है इसलिए इस पर भी जो तनाव बल होगा उसका मान भी टी के ही बराबर होगा। यदि मैं कहूं कि यह पिंड, ये बी पिंड नीचे की ओर गति कर रहा है, किस त्वरण से, ए त्वरण से गति कर रहा है, तो यह वाला m1 पिंड क्योंकि इस डोरी से m2 पिंड से जुड़ा हुआ है, बी पिंड से जुड़ा हुआ है, तो यह भी जो गति करेगा वो इसी दिशा में करेगा, ए त्वरण से। इसका अर्थ है इन पर जो नीचे की ओर जो बल कार्य कर रहे होंगे कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले m2 की बात करें तो हमने ये ले लिया m2। इस m2 द्रव्यमान का, m2 इसका द्रव्यमान है, इस पर जो नीचे की ओर बल कार्य कर रहा होगा वो m2g होगा। और ऊपर की ओर जो इसका बल कार्य कर रहा है ये तनाव बल क्या है हमारा, t। तो यह दोनों इस पर क्या कर रहे हैं, बल कार्य कर रहे हैं। तो और ये पिंड क्या कर रहा है, नीचे की ओर जा रहे हैं, कितने त्वरण से, ए त्वरण से। तो परिणामी बल क्या लग रहा है, ma। किस दिशा में, नीचे दिशा में लग रहा था क्योंकि नीचे गति कर रहा है इसलिए m2g का मान बड़ा होगा। किस में से बड़ा होगा, t में से बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं ma बराबर m2g माइनस t। ये तो किस पिंड की बात हो रही है, इस ए पिंड की, सॉरी ये बी पिंड की बात हो रही है, इस बी पिंड की बात करिए। अब ए पिंड की बात कर लें हम। ये हमने कहा ए पिंड रखा हुआ है, ये किसी पृष्ठ पर रखा हुआ है, मेन बात ये है। तो यदि पृष्ठ पर रखा हुआ है और ये इस प्रकार की डोरी से जुड़ा हुआ है तो इस पर जो तनाव बल है वो तो कितना है, टी। दूसरा इसका भार बल भी होगा जो नीचे की ओर कार्य करेगा, और भार क्या है इसका, भार बल m2g के बराबर होगा। तो इस क्योंकि पृष्ठ पर, सतह पर रखा हुआ है तो इसलिए इस पर प्रतिक्रिया बल भी कार्य करेगा, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर n होगा। साथ ही जब ये इधर की ओर गति कर रहा है तो इस पर एक, हम कह सकते हैं एक घर्षण बल भी कार्य कर रहा है और उसका मान क्या होगा, म्यू के इंटू एन के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्योंकि पिंड इस दिशा में गति कर रहा है और इस दिशा में गति करते हुए इस पे भी उतना ही त्वरण है जितना इस पे त्वरण है, वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो परिणामी बल इस दिशा में लग रहा है तो परिणामी बल का मान हो गया ma। इस दिशा में कौन सा बल कार्य कर रहा था, टी, तो यह आएगा टी। इस विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य कर रहा था, म्यू के एन, तो माइनस म्यू के इंटू एन। इस
क्योंकि ऊपर की ओर n बल संतुलित हो रहा है m2g से, तो हमें पता चल गया n बराबर किसके होगा, m2g के। तो n का ये मान यदि यहां रख दें तो क्या आ जाएगा, ma बराबर t माइनस ये आ जाएगा म्यू के इंटू m2g, इसके बराबर आ जाएगा। सॉरी, ये जो हमारा जो पिंड था इसका द्रव्यमान था m1, ये m1 की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर m1g ये आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, m1g आएगा। मुझे लग रहा है ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये m1, और ये वाला हमारा क्या था, m2 था, तो इधर की ओर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, m2a आएगा। तो अब ये हमारी क्वेश्चन तैयार हो गई, क्योंकि ये जो नीचे वाला m2g है वो यहाँ पर आ गया, ये a है, a तो त्वरण है, पिंड का द्रव्यमान क्या था, m2, तो इसलिए m2a आएगा। यहाँ पर इस दिशा में खिसक रहा है त्वरण से, तो लगने वाला बल इस पिंड का द्रव्यमान m1, त्वरण कितना हो गया a, साथ में तनाव बल T माइनस mk और m1g इसके बराबर आ जाएगा। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, पहली ये और दूसरी ये। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो तनाव बल ज्ञात करना है, यानी कि इस इक्वेशन में भी तनाव है, इसमें भी तनाव है, तो तनाव T को ज्ञात करना है। साथ ही हम अपना आंसर देखें तो हमारा जो आंसर आ रहा है ऑप्शन में वो m1 m2 के पदों में आ रहा है, साथ में उसमें g भी आ रहा है, लेकिन उसमें a नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है हमें इस वाली इक्वेशन और इस वाली समीकरण से a को एलिमिनेट करना है, हटाना है। यदि हमें इस प्रोसेस में त्वरण पूछते तो हम t को हटा देते और a को कैलकुलेट करते समीकरण 1 तथा 2 से, लेकिन हमें यहाँ पर t पूछा हुआ है तो हम a को हटाएंगे। तो कैसे हटा देते, ये m2a यहाँ m1a, यदि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दे तो a से a कैंसिल हो जाएगा बाएं पक्ष। तो यही काम करते हैं हम, तो लिखते हैं समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, तो भाग दे दें, कितना आ जाएगा, यह जगह m2a इधर आ गया, m2a बटे इसका बायां पक्ष m1a बराबर इसका बायां पक्ष m2g माइनस टी, दायां पक्ष आ गया m2g माइनस टी बटे इसका दायां पक्ष t माइनस म्यू के m1g इसके बराबर आ गया। तो देखिए यहाँ a से तो a कट गया, अब इसकी यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, m2 यहाँ पहले से है t माइनस म्यू के इंटू m1 इंटू जी, और m1 की इधर गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा m1 इंटू यह आ जाएगा m2g माइनस टी। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा m2t माइनस म्यू के इंटू जी, और साथ में आ जाएगा m1 m2। इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 m2g माइनस m1t। तो m1t को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो गया m2t, और ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा m1t। इधर हमारा था m1 m2g, ये पद माइनस का है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस म्यू के इंटू जी इंटू m1 m2। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, t कॉमन है, तो अंदर क्या आ गया m1 प्लस m2। इन दोनों में क्या कॉमन है, m1 m2 जी, तो 1 प्लस म्यू के आ गया। तो हमें तो t की वैल्यू निकालनी है, तो t बराबर आ गया m1 m2 जी 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2। तो अब देखें इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देखें तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन यदि हम देखें तो ये m1 m2 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं m1 m2 फिर 1 प्लस म्यू के, और g को थोड़ा इधर लिख लें और बटे m1 प्लस m2 ऐसे लिखा जा सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम इस वाली कंडीशंस में तनाव को कैलकुलेट कर सकते हैं। 2016 में इस टॉपिक से जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से है, इसके अनुसार कोई कार आर त्रिज्या के वक्रित सड़क पर गतिमान है, यह सड़क कोण थीटा पर झुकी हुई है। यदि कार के टायर और सड़क के बीच का घर्षण गुणांक म्यूएस है तो सड़क पर कार का अधिकतम सुरक्षित वेग होगा। तो कैसे समझते हैं, इसके लिए हम दो डायग्राम यूज करेंगे। हमने कहा देखिए इस प्रकार से कोई एक सड़क है मान लेते हैं, और यहां से कोई एक गाड़ी
इस दिशा में गति कर रही है, इस प्रकार से चल रही है। तो ये जो सड़क है ये एक प्रकार से किसी वृत्त के हम कह सकते हैं छोटे से हिस्से को, यानी कि वृत्तीय गति का एक छोटे से हिस्से का एग्जाम्पल है, जिसमें वृत्त का केंद्र मान लेते हैं यहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो आर त्रिज्या के वक्री पथ पर उन्होंने कह दिया तो यार है। और यह जो हमारा कार जो है जब इस प्रकार से गति करेगी तो आप जानते हैं यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो निश्चित रूप से उस पर एक बल कार्य करेगा जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। तो इस पर इस दिशा में एक अभिकेंद्र बल कार्य करेगा, F बराबर mv²/r, जहां v क्या है, इस गाड़ी का वेग है। और एक तो ये स्थिति है। दूसरी बात, ये जो सड़क है ये क्षैतिज से थोड़ा उठी हुई है, तो सेकंड डायग्राम यदि हम बनाएं तो इसको इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ये जो सड़क है ये थीटा कोण पर उठी हुई है और यहां पर इस प्रकार से एक ये गाड़ी है, यही गाड़ी है। तो इस गाड़ी पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे ये भी समझते हैं। हमने कहा ये थीटा कोण है तो एक तो इस पर बल कार्य करेगा जो कि mg होगा नीचे की तरफ, एक प्रतिक्रिया बल होगा जो कि पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर लगता है, तो प्रतिक्रिया बल ऐसे कार्य करेगा जिसको हम n से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब ये गाड़ी चल रही होगी उस समय जो घर्षण गुणांक है, जो घर्षण बल है इसका, वो किसके बराबर है, म्यू के बराबर है, जैसा कि इसने प्रश्न में दिया हुआ है। स्थैतिक घर्षण गुणांक यानी कि म्यू एस से इसने इसको रिप्रेजेंट करा हुआ है गाड़ी के टायरों के बीच में और इस सड़क के बीच में। तो यह स्थिति है। कुल मिलाकर के ये मैं पूछ रहा है कि गाड़ी अधिकतम सुरक्षित वेग जिससे ये गाड़ी इस कर्व को पार कर जाए। आपने कभी अनुभव किया हो सड़कों पर जब गाड़ी चलाते हैं तो सड़क सीधी है तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन यदि मोड़ आ जाए और मोड़ पर यदि वेग ज्यादा हो गाड़ी का तो गाड़ी मुड़ती नहीं है, वो स्किड करके बाहर की ओर चली जाती है। यानी कि इसका वेग यदि ज्यादा होगा तो ये ऐसे गति नहीं करेगी, इस प्रकार से नहीं मुड़ेगी, बल्कि यहां से सीधी चलती चली जाएगी, यानी कि इधर की ओर इस पर एक फोर्स कार्य करेगा। तो यही से हमने समझना है। वैसे तो देखा जाए तो ये सीधा सीधा हमारा एक फॉर्मूला होता है डेरिवेशंस का, और इसमें जो वैल्यू निकल के आती है, जो सुरक्षित वेग होता है v बराबर होता है √rg, ये आता है हमारा, क्योंकि हमको दे रखा म्यू एस हमें दे रखा है जो कि स्थैतिक घर्षण है, तो इसका फार्मूला होता है म्यू एस प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ये हमारा सीधा सीधा क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। तो यदि आप आंसर से मैच करेंगे तो यहीं पर आप इसे सही करके आगे निकल जाएंगे यदि आपने अच्छा अभ्यास करा होगा। और अगर इसे कैलकुलेट करना है, आपको समझना है, तो किस प्रकार से समझते हैं ये समझिए। हमने कहा इस पर जो लगने वाले बल हैं इनको कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक प्रतिक्रिया बल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और क्योंकि इसकी जो प्रवृत्ति है, गाड़ी की प्रवृत्ति है स्किड होकर के बाहर जाने की है, ये इस दिशा में गति करने की कोशिश करेगी, इसलिए इस पर जो घर्षण बल होगा वो इस दिशा में लगेगा, यानी कि लगने वाला घर्षण बल की दिशा क्या होगी, ये होगी। अब हम देख रहे हैं घर्षण बल की दिशा ये है। ये जो हम यदि इस n के घटक करें तो यहां पर यदि हम इस प्रकार से करें तो ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी हम कह सकते हैं थीटा ही होगा। तो यह जो हमारा घटक होगा इस दिशा में n के जो दो घटक करें, ऐसे हमने क्षैतिज घटक बना लिया, तो यह वाला घटक जो होगा वो हमारा होगा क्षैतिज घटक, जिसे हम कहेंगे n cos थीटा। और इस दिशा में इस वाले ये जो हमारा क्षैतिज है तल, इसके समांतर यदि एक तल की ऐसे रचना कर दें तो इस पर जो घटक होगा वह n का जो घटक होगा n sin थीटा। अब इसी प्रकार से आप f के बारे में चर्चा करते हैं। ये f इस दिशा में लग रहा है, यदि f को भी हम ये समांतर के, ये जो हमारी समांतर लाइन है इसको एक लाइन मिलाती हुई ऐसे खींच दें, f इस बिंदु पर कार्य कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये वाला कोण यदि थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इसका अर्थ है इसी दिशा में जिसमें n sin थीटा जिस दिशा में कार्य कर रहा है वहां पर इस घर्षण बल का जो घटक होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे f cos थीटा से। और इस दिशा में, नीचे की दिशा में जो बल कार्य करेगा, यानी कि इस दिशा में जो बल कार्य करेगा यह कौन सा होगा, f sin थीटा के बराबर। तो यहां से आपने एक यहां पर डाल दिया, एक यहां पर डाल दिया। अब ये mg और f sin थीटा एक ही लाइन में काम कर रहे हैं। मैंने इसको अलग अलग करके भले ही आपको दिखाया है, लेकिन ये दोनों एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि n cos थीटा बराबर जो ऊपर की ओर लग रहा है इसको संतुलित कर रहे हैं दो बल mg तथा प्लस f sin थीटा।
ये दो बल इसे संतुलित कर रहे हैं। यहां से आप चाहें तो mg का मान निकाल सकते हैं। mg बराबर हो जाएगा n cos थीटा माइनस f sin थीटा। पहली इक्वेशन मान लीजिए इसको। अब आगे चले, हमने इन दोनों बलों को तो संतुलित कर लिया, अब हम इसके बारे में बात करें। ये जो हमने f को करा था, अब देखिए ये n sin थीटा भी इस दिशा में कार्य कर रहा है और f cos थीटा भी इधर की ओर कार्य कर रहा है, और इस दिशा में जो बल एक कार्य कर रहा था उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल, और यही अभिकेंद्र बल इस गाड़ी को स्किड होने से बचाएगा। तो इसका अर्थ है कि हम देख सकते हैं ये जो बल है mv² अपॉन, यदि इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल R ले लें तो ये mv² अपॉन कैपिटल R बराबर होगा, इस दिशा में कौन से बल कार्य कर रहे हैं, एक n sin थीटा जो कि n का कौन सा घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है, और दूसरा f cos थीटा जो कि f का क्या है, क्षैतिज घटक। तो ये होगा n sin थीटा प्लस f cos थीटा। अब हम f को भी कैलकुलेट कर लें, क्योंकि f बराबर क्या होता है, म्यू s इंटू n के बराबर होता है। तो हम चाहें तो ये मान भी रख सकते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा mv² अपॉन r बराबर n sin थीटा प्लस f की जगह लिख लेंगे। और आप देखिए तो यहाँ पर भी यदि n आ रहा है तो ठीक है, हम लिख सकते हैं n इंटू, क्योंकि हमने f की जगह म्यू s इंटू n लिखा है, तो पूरा म्यू s इंटू n इंटू कॉस थीटा ये हमने रख दिया। अब ये है mv² अपॉन r और यहाँ पर क्या है हमारा mg है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग दे देते हैं, क्योंकि हमें v की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ध्यान रखिए। तो ये होगी समीकरण 2, तो लिखते हैं समीकरण 2 में भाग दे दिया समीकरण 1 का, तो भाग देते हैं दोनों का, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग, तो क्या आ गया mv² अपॉन r बटे इसका ये क्या आ गया mg बराबर इसका बाएं पक्ष यानी कि n sin थीटा प्लस म्यू s इंटू n इंटू कॉस थीटा बटे इधर की ओर क्या आ जाएगा n cos थीटा माइनस एफ एस। अब इस f की वैल्यू भी यही रख लीजिए, म्यू s इंटू एन, तो n cos थीटा माइनस म्यू s इंटू एन इंटू साइन थीटा, ऐसे लिख लिया मैंने इसे, और इसे मान ली समीकरण 1 है। इधर की ओर क्या है, mg का mg है, तो इसकी वैल्यूज यदि यहाँ रखें तो क्या गया n cos थीटा माइनस म्यू s इंटू एन साइन थीटा, म्यू s इंटू एन साइन थीटा। तो देखिए इस m से तो m कट गया, ये आ गया v² अपॉन आर जी, v² अपॉन r इंटू स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण बराबर, इसमें भी n कॉमन है, इसमें भी n कॉमन है, तो n तो मैंने कॉमन ले लिया, और साथ में मैं cos थीटा भी कॉमन ले रहा हूं, तो क्या ले लिया मैंने n cos थीटा। तो अंदर क्या बच जाएगा, देखिए यहां साइन थीटा था, cos थीटा नहीं था, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बटे cos थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा n बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, क्या बच गया केवल म्यू s, तो क्या आ गया म्यू s बटे नीचे भी इसमें से हम cos थीटा n cos थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो n cos थीटा, तो यहाँ n cos थीटा पूरा कॉमन है, तो 1 माइनस यहाँ क्या आ गया म्यू s, और n तो बाहर आ गया, ऊपर बच गया साइन थीटा, और चूंकि cos थीटा हमने कॉमन लिया है तो इसके नीचे भी क्या आ जाएगा cos थीटा, इतना आ जाएगा। तो देखिए n cos थीटा से तो n cos थीटा कट गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहां पर यूज कर रहे हैं v² अपॉन आर जी, तो v² का मान निकालना है तो आर जी को इधर ले जा लेंगे, तो ये आ गया v² बराबर आर जी। अब ऊपर देखिए क्या बचेगा, साइन थीटा बटे cos थीटा, यानी कि ये हो गया tan थीटा प्लस म्यू s, तो क्या आ गया प्लस म्यू s बटे 1 माइनस म्यू s, और साइन थीटा बटे cos थीटा यानी कि tan थीटा, तो 1 माइनस म्यू s tan थीटा, ये आ गया। तो हमें तो v की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट, और साथ में क्या लिख लेंगे आर जी, ऊपर आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे, म्यू s प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस म्यू s tan थीटा, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। और ये देखिए हमने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था जो फॉर्मूला होता है, ये सेम उसी के इक्विवेलेंट है निकला है, जहां r वृत्ताकार जो हमारा रास्ता है उसकी त्रिज्या है, g गुरुत्वीय त्वरण है, म्यू s स्थैतिक घर्षण है, और थीटा वह कोण है जिस पर कि यह
जो हमारी सड़क है वो झुकी हुई है। तो इस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि ऐसे में हम यदि ऑप्शन देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये हमारा ऑप्शन जो ए है, √GR म्यू एस प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा बिल्कुल सही है। यानी कि ये कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से करेंगे। यदि आपको फॉर्मूला सीधे याद होता तो आप सीधे ही क्वेश्चन में टिक करके आप आगे चले जाते, आपका सम टाइम जो होगा सेव हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, काफी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट आपने पहले करे हुए होंगे, कुछ डेरिवेशन से रिलेटेड होंगे, तो आपको यदि याद रहेगा तो आपका वहां पर टाइम सेव हो जाता है। आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 2016 में इस टॉपिक से एक और जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से, इसके अनुसार m द्रव्यमान की एक सख्त गेंद बॉल किसी दृढ़ दीवार से नीचे आरेख में दर्शाए अनुसार 60 डिग्री पर टकराकर परावर्तित हो जाती है। यदि इस प्रक्रिया में गेंद की चाल में कोई हानि नहीं होती तो दीवार द्वारा गेंद पर लगाए गए आवेग का मान होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? आप ध्यान दीजिए, इसमें आवेग ज्ञात करना है, जिसे हम इंपल्स कहते हैं, वहां हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। डायग्राम इस प्रकार से दे दिया, ये दृढ़ आधार है, एक दीवार है, इस पर इस प्रकार से कोई एक गेंद ऐसे आई, इसको नीचे तक और बना लेते हैं, और ये इस प्रकार से चली गई। क्षैतिज के साथ यदि कोण बनाए, ड्रॉ करें, तो यह वाला जो कोण है यह भी 60 डिग्री का है। देख लें, हाँ, ये वाला कोण 60 डिग्री है क्षैतिज के साथ, और यह वाला कोण भी कितना है? 60 डिग्री का। बॉल इधर से आई या इधर की ओर से वापस चली गई। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि बॉल द्वारा दीवार द्वारा गेंद पर कितना इंपल्स आवेग आरोपित किया जाएगा। तो हम जानते हैं चूंकि आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं, डेल्टा पी। और यह आप जानते हैं किसके बराबर होता है? F इंटू dt के बराबर होता है। जो आवेग का अर्थ होता है यदि कोई बड़ा बल किसी सूक्ष्म समय अंतराल के लिए लगाया जाए तो लगाए गए बल तथा समय के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? उसका आवेग कहते हैं। और आवेग जो होता है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो हमें आवेग निकालना है, तो संवेग परिवर्तन मान लेते हैं प्रारंभ में उसका संवेग क्या है? PI, बाद में उसका संवेग क्या है? PF। तो संवेग में परिवर्तन यानी कि डेल्टा P जो कि आवेग के बराबर है, वह बराबर क्या होगा? PF माइनस PI के बराबर होगा। अब हमें PF तथा PI को कैलकुलेट करना है, पर सीधे सीधे इस तरीके से नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिकली हम कह सकते हैं वेक्टर की फॉर्म में करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। तो बनाते हैं इसके लिए, हमने इस प्रकार से एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। मान लेते हैं ये वाली अक्ष क्या है? X अक्ष। ये वाली अक्ष हमारी क्या है? Y अक्ष। यह आप जानते हैं ये -x होगी और ये क्या होगी? -y। अब कोई बॉल इस प्रकार से आ रही थी, देखिए, तो जब ये इस प्रकार से आई तो यह हमारी क्या थी? Y अक्ष। इसके सिमेट्रिकल मैंने ये बना रखी है Y। यदि इस प्रकार से कोई बॉल आई तो हम यहां से इसका एंगल बना लेते हैं, ये इस प्रकार से आई, ये एक वेक्टर बना लिया। तो इसके आने की जो दिशा थी ये वाली थी, ये किसकी दिशा थी? PI, इनिशियल की दिशा थी। और यह जो कोण बन रहा था क्षैतिज के साथ, ध्यान रखिए ये क्षैतिज के साथ कोण है, ऊर्ध्वाधर के साथ नहीं है। तो क्षैतिज ये है, इसके साथ जो कोण बन रहा है वो कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि फाइनल जो जिस दिशा में अंतिम रूप से बॉल गई उसको बनाया जाए तो वह भी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि इस दिशा में हम फाइनल बना देंगे, जिसे हम PF से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 60, यहाँ पर ये वाला भी 60 है, तो इसको भी क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बना है? 60 डिग्री। तो PF और PI दोनों को हमने वेक्टर फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इनका परिणामी निकालना है, लेकिन आप परिणामी निकालने में क्या है कि इन दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। तो इनका परिणामी निकालने के लिए एक आसान तरीका यह है कि हम इनको वियोजित कर दें। तो वियोजित करते हैं किस प्रकार से? हमने क्या करा, सबसे पहले PI को वियोजित करते हैं। तो PI से एक यहां पर लंब खींच दिया, एक यहां पर लंब खींच दिया, तो यह जो घटक होगा, क्योंकि ये थीटा डिग्री का कोण है, ये होगा PI cos थीटा के बराबर। और थीटा का मान 60 है, यानी कि ये होगा PI cos 60 डिग्री। PI का एक घटक जिसे हम क्षैतिज घटक कह रहे हैं। इसी प्रकार PI का ऊर्ध्वाधर घटक होगा, यहां पर जो डालेंगे ये होगा PI, और क्योंकि एंगल 60 है इसलिए ये हो जाएगा sin 60 डिग्री। यहां पर सीधे हम 60 डिग्री रख रहे हैं। तो इसका अर्थ है PI की वैल्यू हमको पता चल गई। PI को हम लिख सकते हैं
एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर, देखिए एक्स अक्ष पर कौन सा घटक है, पी आई कॉस 60, तो लिखेंगे पी आई कॉस 60, क्योंकि एक्स अक्ष पर है इसलिए इसके साथ यूनिट वेक्टर क्या लगा देंगे, आई। और वाई अक्ष पर क्या है, नीचे की डायरेक्शन में है इसलिए जो होगी माइनस जे होगी इसकी डायरेक्शन, और घटक इसका क्या है, पी आई साइन 60, तो क्या लिख लेंगे, पी आई साइन 60 डिग्री, और साथ में वेक्टर क्या आ गया, जे, लेकिन जे ऊपर की दिशा में, ये माइनस वाई दिशा में, इसलिए यहां पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आएगी कि पी आई को हमने वेक्टर की फॉर्म में चेंज कर दिया है, ये हमारा सदिश रूप में है। और पी आई किसके बराबर है, इसका जो परिमाण है ये एम वी के बराबर है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब इस फाइनल वेक्टर के घटक कर रहे हैं जैसे हमने इसके करे थे, तो इसके भी एक एक्स अक्ष पर, इस बिंदु से हमने एक्स अक्ष पर लंब डाल दिया, ये वाला घटक क्या हो गया, पी एफ, और है तो ये भी 36 घटक थे, यानी कि कॉस एंगल क्या है 60, तो 60 आ गया। इसी प्रकार यहां से यहां पर लंब डाला तो यह जो घटक बनेगा यह हमारा क्या हो जाएगा, पी एफ साइन 60, तो इसको भी यहां पर हम अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, पी एफ कॉस 60, तो पी एफ बराबर आ गया पी एफ कॉस 60, लेकिन इसकी दिशा क्या है, देखिए ये पॉजिटिव एक्स अक्ष है पी आई कॉस थीटा की, ये माइनस की दिशा में यानी कि माइनस आई आएगा, तो यहां माइनस लगा दिया और यहां पर यूनिट वेक्टर लगा दिया आई। अब नीचे वाला जो है पी एफ साइन 60 वो बिल्कुल इसी की तरह है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा, माइनस पी एफ साइन 60 और साथ में क्या आ गया, जी। अब हमें इनका परिणामी निकालना है। परिणामी क्या निकालना है, हमें तो डेल्टा पी ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे डेल्टा पी बराबर होगा पी एफ माइनस पी आई। तो अब पी एफ तथा पी आई के मान यदि हम इन दोनों समीकरणों से रख दें तो हमारी आंसर निकल जाएगा। तो क्या है, पी एफ का मान माइनस पी एफ कॉस 60 यूनिट वेक्टर आई माइनस पी एफ साइन 60 इंटू यूनिट वेक्टर जे, और माइनस के साथ इसको खोल देते हैं तो क्या गया, माइनस पी आई कॉस 60 यूनिट वेक्टर आई, और माइनस की माइनस में गुणा होगी तो प्लस पी आई साइन 60 इंटू यूनिट वेक्टर जे। तो देखिए आई के साथ आई को जोड़िए तो क्या आ जाएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस दोनों में कॉमन आ गया। ये भी cos 60 आई है ये भी cos 60 आई है, आगे क्या आ गया, पी एफ प्लस पी आई, और साथ में हमारा क्या आ गया, cos 60 और यूनिट वेक्टर आई इसमें भी है तो यूनिट वेक्टर आई इसमें आ गया। तो आई को अपने आई से जोड़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जे के साथ जे ही जुड़ेगा, लेकिन ये देखिए पी एफ साइन 60 जे और ये है पी आई साइन 60 जे, तो इसको लिखेंगे माइनस, दोनों में क्या कॉमन है, अंदर की ओर यदि या प्लस ही ले लें तो ये आएगा माइनस पी एफ प्लस पी आई और साथ में आ गया साइन 60 जे। अब पी एफ तथा पी आई क्या है, ये संवेग है, आप कह सकते हैं ये परिमाण है संवेग के, और आप जानते हैं संवेग P बराबर किसके होता है, एम वी के। तो जो पी आई है वेक्टर पी आई का जो हम कह सकते हैं परिमाण है वो बराबर होगा वेक्टर पी एफ के परिमाण के, और दोनों का मान किसके बराबर है, एम वी के बराबर है। तो ये वैल्यूज यदि यहां रख दें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस पी एफ का मान एम वी, पी आई का मान भी एम वी, कॉस 60 का मान आप जानते हैं 1/2 और साथ में यूनिट वेक्टर क्या क्या आई, प्लस इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एम वी और प्लस एम वी और साइन 60 का मान √3/2 इंटू यूनिट वेक्टर क्या आ गया, जे। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं साथ साथ। तो देखिए ये माइनस का एमवी प्लस का एमवी ये तो कट गया, ये तो जीरो हो गया, तो ये पूरा पद पीछे का जीरो हो गया। आगे क्या आ गया देखिए, बराबर, इसको आगे सॉल्व करें तो ये हमारा आ गया डेल्टा पी बराबर, ये एमवी और एमवी कितना हो गया 2mv, तो -2mv मल्टीप्लाई 1/2 इंटू यूनिट वेक्टर आई, तो 2 से तो 2 कट गया, तो क्या आ गया डेल्टा पी बराबर एम वी इंटू यूनिट वेक्टर आई के बराबर होगा। यानी कि इसकी जो हम कह सकते हैं कि जो संवेग परिवर्तन कह रहा है यार, जो संवेग परिवर्तन किसके बराबर, आवेग के बराबर है, वो माइनस एक्स अक्ष की तरफ है, यानी कि इस डायरेक्शन में है, और उसका परिमाण कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, वो एम वी के बराबर है। तो हमें इसने आवेग निकालने के लिए कहा था, और इस हिसाब से देखा जाए माइनस
तो केवल डायरेक्शन बता रही है कि वो माइनस एक्स अक्ष की तरफ है। इस हिसाब से यदि इसमें देखा जाए तो पहला ऑप्शन है mv/3, बी है mv, सी है 2mv और डी है mv/2, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जो कि किसके बराबर है, mv के बराबर है। क्योंकि इस डेल्टा पी जो कि आवेग के बराबर है, डेल्टा पी यानी कि संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन क्या होता है, आवेग, और वह हमारा किसके बराबर, उसका परिमाण mv के बराबर होगा। इस प्रकार से इसे कैलकुलेट करेंगे।